नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एंड शो। और इसमें हम बातचीत करते हैं मार्केट की वीकली रैपअप की और अगले हफ्ते की तैयारी की। कई बार ऐसी मुश्किल आती है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि अगले एक घंटे में क्या परिस्थिति बदलेगी। उसमें स्ट्रेटजी बनाना या चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि इस समय हो रहा है। युद्ध जो चल रहा है ईरान के साथ, अमेरिका और इसराइल का, उसमें हर घंटे नई खबर आती है। कभी लगता है कि वॉर रुकने वाला है, फिर अगले घंटे में लगता है कि नहीं, और ज्यादा भीषण हो सकता है। कभी किसी की शर्तें आती हैं, कभी किसी की शर्तें आती हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अल जजीरा ये कह रहा है कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इराक से बाहर हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर में काउंटर आता है कि एक बहुत ही जर्नलिस्ट है लेबनान में, जिसके ऊपर आईडीएफ का हमला हुआ और उसकी डेथ हो गई। ऐसी इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि उस बीच वॉर को मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन चूंकि हमको कोशिश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे बड़ा फैक्टर है, तो उसी को हम लोग आज फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे और कई चीजें देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इस वक्त लास्ट वीक की जो हमारी मार्केट की तस्वीर बनी है वो क्या है। तो ये था पिछले हफ्ते का, यानी 23 से 27 मार्च का हफ्ता, जिसमें निफ्टी 100%, 1.5% ये सब गिरा। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो इसमें ज्यादा बड़ी गिरावट है, 4% तक के गिरे हैं डिफेंस और पीएसयू बैंक। दिलचस्प बात है कि डिफेंस भी गिर रहा है। युद्ध चलते समय डिफेंस के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और एनर्जी स्टॉक्स भी तेजी से गिर रहे हैं। लेकिन हेल्थ केयर और आईटी ने कमाल किया, 1%, 2%, 1.2% ऊपर गए हैं वो। अगर इसी को हम एक महीने में देखें, एक महीने एग्जैक्टली एक्चुअली अब जब से वॉर शुरू हुआ तब से अब वो 28 एक महीना अगर आप मान लें, तो निफ्टी लगभग 9.5% गिर चुका है। तो मतलब इतनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी एक महीने में, मार्च के महीने में आ चुकी है। और उससे भी भयानक डेटा है एफआईआईज का। ये आपको याद होगा, हम शुरू में ही मार्च में कह थे कि जिस रफ्तार से ये बेच रहे हैं, अगर इसको हम एक्सेल में डाल के एक्स्ट्रापोलेट करते 1 लाख करोड़ बनता है। दरअसल वो उसको पार कर गया। 1,11,000 करोड़ की सेलिंग अकेले मार्च में हुई और अभी एक ट्रेडिंग डे बाकी है। और वीकली बेसिस पे देखेंगे तो करीब करीब 24,500 करोड़ बेचा और उन्होंने 27,500 करोड़ करीब खरीदा। तो और करेंसी में हमारे आप देखेंगे तो 95 के आसपास डॉलर की कीमत हो गई है। बॉन्ड यील्ड क्लोज टू 7 पहुंच रही है। तो काफी कुछ डिस्टॉर्टेड नंबर है मैक्रो पिक्चर्स के। ऐसे में फिर हमने सोचा कि क्या सवाल पूछे जाए, तो ये 3 सवाल मुझे लगे कि सुनील सर के साथ डिस्कस करें। जो पहला सवाल ये है कि करंट स्टेट ऑफ वॉर कैसे इफेक्ट करेगा हमारे मार्केट को, इकोनॉमी को। इन सब तो समझते हैं, और वॉर किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, गेस। ये प्योर गेस होगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इस वक्त सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट है कि आप मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो को स्टॉक 40-50% गिर गया, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अब भी बेच के निकल लें क्या इसमें से, या इसको और ऐड करें। तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा सवाल यह है कि गोल्ड में भी जबरदस्त गिरावट आई है, तो क्या गोल्ड का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आज हम समझेंगे सुनील सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं वॉर के संदर्भ में क्या क्वेश्चन फ्रेम करूं, क्योंकि हर घंटे में, हर 15 मिनट में चीजें बदल जाती हैं। तो मैंने कहा कि एक ऐसा एम्बिगियस सा क्वेश्चन लिखते हैं कि सुनील सर खुद ही मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को। तो नीरज जी, सिंपल सी बात है कि अगर वॉर की टाइमलाइन देखे और कैसे स्टार्ट हुआ ये सब देखे, तो पहली चीज सब भूल जाते हैं कि वॉर इसराइल ने शुरू किया, और इसराइल का मकसद है ईरान को वीकेंड और क्या कह सकते हैं, कंप्लीटली वीकेंड करना, ताकि वो इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ना रहे। और वो थ्रेट परसेप्शन कहाँ से आती है? एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से, एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी से। तो इसराइल का व्यू क्लियर था कि मुझे वो दोनों चीज के ऊपर करना है, और अगर हो जाए रेजिम चेंज, यानी जो एक नॉन इस्लामिक ओरिएंटेड रेजिम, जो अपोजिशन जो है उधर थोड़ी मॉडरेट, शायद वो रेजा शाह पहलवी की फैमिली हो जो करेंटली यूएस में है, या फिर कुर्द के लोग हैं, कुर्दिस्तान, वैसे माइनॉरिटीज जो है उनको शायद अगर हो जाता है तो एटलीस्ट वो शांत रहती। अब अमेरिका इस वॉर में घुसा इसराइल के पीछे। ये अमेरिका की शुरुआत वॉर थी, और उसका कारण ये भी है कि अगर अमेरिका ऐसे वॉर में घुसना चाहता है तो कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत होती है।
तो ट्रंप ने ये बैकडोर एंट्री कर दिया इस वॉर में, और उसका मकसद क्या था? देखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कई सालों से चल रहा है, राइट? तो अब सडनली एक्ट करने का क्या रीजन था? कि ही वांटेड टू डिक्लेयर अ क्विक विक्ट्री। उसने सोचा था कि ये बहुत जल्द एक विक्ट्री हो जाए और सब तालियां बजाएंगे, हो जाए। और गलत क्या निकली कि ईरान प्रिपेयर्डनेस फॉर सच एन इवेंचुअलिटी। हम लोग नहीं सोच रहे थे कि ऐसी वॉर का एक एस्केलेशन होगा फ्रॉम इजराइल, एंड अमेरिका भी पार्टिसिपेट करेगी, करेक्ट? क्योंकि ट्रम्प तो लास्ट ईयर तक नोबेल प्राइज के लिए कोशिश कर रहे थे, तो कहां से नोबेल वॉर प्राइज ही मिलेगा? अभी नोबेल पीस प्राइज की बात तो छोड़ो। तो मेरा मानना है कि ईरान का स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस को रियली हमें प्रेज करना होगा कि वो ऐसी एक दिन अगर इवेंचुअलिटी आई, उसके बेसिस पे उसने अपने डीप इन द माउंटेन्स, डीप टनल्स अंडर द ग्राउंड में अपना डिफेंसेस को प्रिपेयर करके सिक्योर किया, नंबर 1। नंबर 2, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, क्योंकि ड्रोन्स कहीं पे से भी फायर हो सकती है। एक एयरफोर्स बेस से, एरोड्रोम से प्लेन को फ्लाई करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बिल्डिंग के रूफटॉप से आप ड्रोन्स फैला सकते हैं। तो दैट इज द सेकेंड पार्ट। और तीसरी बात है कि दे हैड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो ऑलमोस्ट डिएगो गार्सिया तक जा सकती थी, विच वाज नॉट अवेयर। तो मैं कहूंगा फर्स्ट थिंग ये बोथ इजराइल और अमेरिका का ये बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि अगर ये उनके सामने दिखता और ये उनके ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस है, दे वर एबल टू गेट इनफ स्पाइस टू किल खमेनी, टू किल सम लीडर्स, कि उनके जो ब्राइब किया, जो भी किया, उनको टर्न कोट बनाकर कर दिया। मगर ओवरऑल स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ ईरान फॉर वॉर, देयर इज अ मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर, बिकॉज उनके मन में ये नहीं सोचा कि इतने दिन तक ये चलेगी। और फाइनल पॉइंट जहां पे ईरान इस वॉर को अपनी तरफ पलट रही है, वो है द वॉर ऑन द न्यूट्रल स्टेट्स गल्फ के अंदर। दिस ऑल्सो वॉज नॉट एंटिसिपेटेड बाय इजराइल एंड अमेरिका। तो ये क्या हुआ, भयंकर इंटेलिजेंस फेलियर है। तो और ये दबाव डाल रहा है ना अभी, बिकॉज इनोसेंट पीपल सिटिंग इन दुबई, इन यूएई, गल्फ, कतर, कहीं कहीं पे उनके ऊपर चल रहा है और डैमेज हो रहा है। तो वॉर हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। और फाइनली बिकॉज इट वॉज नॉट अ क्विक एंड क्लीन वॉर, ये तेल के दाम एक एलिवेटेड लेवल पर पहुंच गए हैं। तो इट इज नाउ कमिंग टू बाइट अमेरिका, विच इज thousands of miles away from the conflict zone। मगर वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस की बढ़त के कारण गैस प्राइसेस एट द पेट्रोल पंप इन अमेरिका इज गोइंग अप एंड द पब्लिक इज अनहैप्पी। और जो भी रेट कट का माहौल पहले था वो तो भूल ही जाइए, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इफ यू लुक एट इट टुडे, ट्रम्प आके पब्लिक में बात करता है कि आई हैव डिस्ट्रॉयड देयर नेवी, आई हैव डिस्ट्रॉयड देयर मिसाइल, ये सब बातें हवा में बातें हैं। Real impact of the war is that the oil prices are hurting Trump in his vote bank। तो at this stage आप देखें, मैं नहीं कहूंगा कि ईरान इज द विनर ऑफ द वॉर, ओके, वो नहीं कह रहा हूं मैं, मगर अभी तक अमेरिका इज नॉट द विनर ऑफ द वॉर। करेक्ट। इनफैक्ट अमेरिका को ज्यादा नुकसान, ओके, पीपल का नुकसान नहीं हुआ है बिकॉज ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाला है, मगर सोचिए वो $2 मिलियन का मिसाइल यूज कर रही है $35,000 ड्रोन को मरवाने के लिए। तो आज उधर एम्यूनेशन का शॉर्टेज हो रहा है, कुछ 2-3 साल लगते हैं ये सब बनाने में। और उधर पेंटागन ने ऑलरेडी एक रेड फ्लैग रेज कर दिया इंटरनली कि भैया वी डोंट हैव इनफ स्टॉक। तो मेरा मानना है कि ये अभी जो यूएस को नहीं चाहिए थी उसी एरिया में घुस रही है। और ये डेंजर अभी है कि ये बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे, बिकॉज एट दिस स्टेज अगर अमेरिका बैकआउट करते, जैसे आप कह रहे थे कि कोई कह रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हम निकलेंगे, इस वक्त में निकले तो वो बहुत बड़ा डिफीट का यूएस माना जाएगा। तो ट्रम्प को उधर बैकलैश भयंकर होगी, शायद इसी चीज के उसको इम्पीच भी किया जाएगा, बिकॉज सेइंग दैट हुज अप्रूवल यू टुक टू एंटर द वॉर एंड नाउ यू हैव टेकन अमेरिका एज अ डिफीट, यू आर बैकिंग आउट। तो ट्रम्प का ईगो एंड दिस विल नेवर परमिट दैट। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉर को एस्केलेट करके किसी ना किसी तरह एक विक्ट्री डिक्लेयर करना है ना, तो इट इज गोइंग टू गेट मच मेसियर। एंड ईरान का क्या है, ही इज वेटिंग, ही इज नॉट एन अग्रेसर।
उसका डिफेंसेस है, वो वेट कर रहा है आपके लिए। वी स्टिल डोंट नो कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड गए तो वो कितना लैंड माइन्स डाल के रखा है विच एज अ डिफेंस, बिकॉज क्लियर है कि ईरान इज प्रिपेयर्ड कि एक ना एक दिन ये इजराइल और अमेरिका कुछ ना कुछ हमारे ऊपर वॉर करेंगे। तो इसीलिए वॉर की स्थिति अब वॉर की शुरुआत में देखें और अब में इट हैज गॉटन वर्स। वॉर की शुरुआत में अगर आप पोल लेते हैं इंडिया के अंदर, मार्केट्स के अंदर, सब कहते हैं नहीं यार, अमेरिका का हैवी प्लेन बॉम्बार्डमेंट है, इसराइल का इंटेलिजेंस है, मोसाद की ये सब है, तो ये एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। यही इनिशियल फीलिंग ऑफ द न्यूट्रल वर्ल्ड वुड हैव बीन। टुडे वी आर सीइंग वी आर 1 month इनटू द वॉर, क्योंकि टुडे इज 28 फरवरी को अटैक किया था। आज एक्चुअली मंथली एनिवर्सरी है वॉर का। यस यस यस। किसी ने सोचा कि दो मोस्ट पावरफुल वेपनाइज्ड स्टेट्स इन द वर्ल्ड, अमेरिका एंड इजराइल, के खिलाफ ईरान इतने दिन तक टिक पाएगी? राइट? तो एब्सोल्युटली अब वॉर की स्थिति में, क्योंकि अभी ईगोज इन्वॉल्व है, इट्स नॉट गोइंग टू एंड इजीली अनलेस कोई एक सॉल्यूशन जो वर्ल्ड के लिए दिखे कि अमेरिका विक्टर है, ईरान के लिए कि दिखे हुए ईरान भी विक्टर है, इसराइल के लिए भी दिखे कि इसराइल विक्टर है। वो ऐसा एक सॉल्यूशन ढूंढना होगा जहां पे सब लोग कह सकते हैं देखिए ये मेरी जीत है, ये मेरी जीत है, ये मेरी जीत है। दैट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन कैन स्टिल हैपन अगर इफ ईरान is agreeable to admit to अमेरिका के कुछ victory which Trump can show off to his public, to his vote bank। ऐसी हालत में वॉर खत्म हो सकती है। अदरवाइज एन एब्सोल्यूट विक्ट्री, ईरान का सरेंडर भूल जाओ, वो मरते दम तक फाइट करेंगे, बिकॉज उनके लिए ये एक ट्रेडिशनल जू क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम का फाइट है। तो इतनी आसानी से वो नहीं मानेंगे, दैट दे विल नेवर सरेंडर, दे विल नेवर से कि नो मरेंगे मगर सरेंडर नहीं करेंगे। उतना तो अभी तक जो दिख रहा है उससे मानना पड़ेगा। टॉप लीडरशिप पूरा खत्म कर दिया, फिर भी अटैक कंट्रोल हो रहा है अभी भी। और क्या डेंजर है इसमें ना, और वॉर आगे चलने से the more desperate that Iran gets, the more they will attack civilian places very boldly in the Gulf, right? How much can America give protection, right, to the Gulf states? हमको पता है हमारे लोग 10 करोड़ के करीब है ना उधर गल्फ एरिया में काम करने वाले इंडियंस। सो देखिए दी अनसर्टेनिटी हो, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर बहुत देर तक चल रही, इसका भी उतना लंबा शायद नहीं मगर कुछ देर तक चल सकती है। यह है आज के दिन में एक रीड ऑफ द वॉर अगर आप कहें तो। अगर ऐसी स्थिति है तो मार्केट क्या हालत क्या होगा कि देखिए तेल का $180 के लेवल से फिर 90, 95, फिर 100, फिर 120 तक जाके वापस 96, जब अच्छी ट्वीट्स कुछ खबर आई फिर वापस अभी 112 के पास आ गया है। तो तेल की जो वॉलेटिलिटी है दाम में वो कंटिन्यू रहेगी। और एक्चुअली मेरा मानना है कि ग्लोबल स्पेकुलेटर फंड्स आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन ऑयल फ्यूचर्स टुडे, okay, because for them it's a good play, right? So oil has become an investment class now for global speculators. India में unfortunately we don't have, we only have an ONGC or थोड़ा बहुत जो producer company, but otherwise आज इधर we don't have a proper way to play the oil futures. But internationally, naturally oil futures is a very very active market today where people are betting on it, right? So certain liquidity is going there to oil and commodity futures in the oil, okay? तो ऑयल का अनसर्टेनिटी जब तक रहेगा तब तक आपको FIS में इंडिया में कॉन्फिडेंटली निवेश करना मुश्किल हो, राइट? मगर जैसे मैंने पहले शो भी में कहा था, ये जो FI की सेलिंग आपने दिखाया था 1,11,000 करोड़ कुछ दिखाया था, तो उसमें मैंने डेटा देखा तो इट इज लाइक
65% of people are sellers and 35% are buyers ये वाले नंबर में। तो नेट डिफरेंस का जो है वो 30% है। पहले ये खाली 20% था, बट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स द नंबर ऑफ सेलर्स इज फार एक्सीडिंग द नंबर ऑफ बायर्स। पहले ये रेशियो था 60-40, तो डिफरेंस 20% बनता है जो नेट सेलर्स का इम्पैक्ट है। अब हो गया 65-35, यानी 65% सेलर्स है, 35% बायर्स है, तो डिफरेंस अभी 30% हो गया, राइट। तो क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म जो भी है वो अभी भी पोर्टफोलियो में एडिशंस करते जा रहे हैं मेरे ख्याल में, मगर जो शॉर्ट टर्म है, और इसमें मैं दो तरह से इस सेलिंग को मैं देखूंगा, राइट। ये आप कैश मार्केट की सेलिंग दिखा रहे हैं, राइट, मगर मोर डैमेज इज बीइंग डन टू द मार्केट फ्रॉम द शॉर्ट्स, फ्रॉम निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट्स, निफ्टी बैंक फ्यूचर शॉर्ट्स एंड स्टॉक मार्केट का जो निफ्टी स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्टिंग, that is causing the volatility। विक्स का देखा आपने 26 के पार हो गई है, और मैं याद दिला दूं आपको दिसंबर में विक्स था 9 में। यस राइट। सो लुक एट द जंप इन द विक्स। सो विक्स के डेटा से शायद आपने सर्वेंद्र के साथ ये डिस्कस किया होगा कि विक्स का कोरिलेशन डायरेक्टली इज विद द कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस। यस राइट। तो डेफिनेटली फॉर समबडी टू, तो क्या हो रहा है कि जो लेवल ऑफ शॉर्टिंग जो हो रहा है ना वो है, एंड वो हो रहा है इसलिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नॉट अ नेगेटिव, जैसे मैं कहूंगा डर के मारे इंडिया से निकलता हुआ पैसा उतना नहीं है जितना ग्रीड के मारे इंडिया को शॉर्ट करके पैसा बनाने की कोशिश हो रही है। आप सटल डिफरेंस देखिए इसमें, राइट। एक होता है जो निकाल रहा है, मेरे को मार्केट और गिरेगी मैं अभी निकल लूं, राइट, वो एक बात होती है। दूसरी बात होती है अरे मार्केट गिरने वाला है तो मैं शॉर्ट करके पैसा बनाऊं, जैसे हिंडनबर्ग। यस, उनका एक्शन एक तरफ ये हो रहा है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? सेकंड प्रॉब्लम है कि आरबीआई इज नॉट एबल टू मेक अप इट्स माइंड, और इट कीप सेइंग, देखिए आरबीआई कभी भी कहती है मैं टारगेट नहीं करता हूं एक रेट को, सो पीपल आर नॉट एबल टू गेस द आरबीआई। तो सडनली एक ही दिन में 80 पैसे बढ़ गई थी आईएनआर फ्राइडे को। फ्राइडे की जो भयंकर गिरावट थी दैट वाज बिकॉज रुपी का सडनली आरबीआई ने डिफेंड नहीं किया। रुपी भयंकर एक ही दिन में 80 पैसे भैया, फ्रॉम 93, 95 टू 94, 72, करेक्ट। एंड तो वही हुआ था ना 94, 72 के करीब। यस। तो ये जो करेंसी के ऊपर आरबीआई सोच रही है कि मैं इतना डिफेंड करूं क्या नहीं, डिफेंड करूं क्या नहीं, और ये पैसा जो बाहर जा रहा है तो उसके कारण जो एक हेज फंड की जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का जो इश्यू होता है ना, उसमें वो डाल देते हैं कि अगर करेंसी, समझिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं कि 9450 क्रॉस हो गया तो इंडिया को बेचो, तो वो कंप्यूटर अपने हिसाब से सेल ऑर्डर डाल देती है। दैट इज द इश्यू। और मैं जो कह रहा हूं कि देखिए एक सिंपल चीज, मैं शॉर्टिंग की बात इतना क्यों कर रहा हूं ना, मार्च 27 का डेटा देखिए यहाँ पर 4,300 crore ओनली सेलिंग, 3,600 crore buying, so net shortfall was 700 crore in the market. But what was the crash in the Nifty? 500 points. 500 points. How this data does not explain it. सेलिंग तो कम थी ना, 4,000 करोड़ ही थी। करेक्ट। डीआई का बाइंग कम हुआ, वो एक कारण था। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि इट्स द शॉर्ट व्हिच हैज कॉज्ड दिस फॉल। कैश सेलिंग हैज नॉट कॉज्ड दिस फॉल। खाली 4,000 करोड़ भैया। So clearly it is the action of the greedy vulture funds which are saying where can I short and make money. Right. That is what has caused this correction, and that will continue because of the uncertainty जो है, right? Number one. Number two, देखिए अब देखिए आरबीआई ने क्या किया, आप वो भी डेटा देखे होंगे ना, डेटा नहीं अनाउंसमेंट, उन्होंने बैंक्स का जो पोजीशन है उसमें $100 मिलियन का लिमिट डाल दिया। Yes.
तो उसके कारण अभी every bank has to correct its positions. So I don't know what the effect will be on Monday on the currency market. थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है. So see, and और एक डेटा इसी शीट से मैं पॉइंट आउट करूंगा on terms of the war and the impact on the market, right? This buying by DIIs is historic. Yes. In February, I think they bought 32,000 crores. In January, they bought, I think, 38,000 crores. ऐसा roughly कुछ था. Okay, total 2 महीने में मिलाकर, I think they bought 70,000 crores. Okay. Yes, yes. January 38,000, January 69,000 crore and February 38,000 crores. Correct. तो ये है 1,28,000. Yes. So the question I have is that ये 1,28,000 crores means they are dipping into their cash balance. Can they repeat 1,30,000 crore in the month of April? Answer is no. Yes. कहां से आएगा भैया? 30,000 करोड़ का मंथली एसआईपी बुक आ रहा है. और आज इस महीने का डेटा आएगा, आपको पता लगेगा कि क्या रिटेल निवेशक ने लमसम में रिडीम किया है कि नहीं. तो वेदर नेट पोजीशन क्या था इस महीने का, वहां अप्रैल 10th को ही दिखेगा. टिल देन वी विल नॉट नो कि इस मंथ के फ्लोज कैसे थे. मगर मान लीजिए कि इसने जो भी फ्लोज पे डाला है 1,28,000 करोड़ प्लस, समझिए एक और डे वर्किंग डे है, उसमें 2,000-3,000 करोड़ भी आके 1,30,000 करोड़ अप्रैल में रिपीट कर पाएंगे, मई में रिपीट कर पाएंगे? नो वे. तो मार्केट के लिए डीआईएस जिन्होंने एक गिरती हुई चाकू को पकड़ा है, right? So the for month of April now, right? We have to see, and FIs are very well aware of this data. Yes, yes, yes. तो ये शॉर्टिंग के वाले ये देख रहे कि अगर मैंने शॉर्ट किया, क्या मुझे डर है कि शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा बिकॉज डीआईएस विल कम एंड बाय. वो नहीं, वो डर कम हो जाएगी ना. अभी उनके को पता है कि इसके ऊपर कहां से पैसा आएगा भैया. अरे मान लीजिए इसमें खाली म्यूचुअल फंड नहीं है, इसमें इंश्योरेंस भी है और पीएमएस में भी है और एलआईसी भी है. बट कितना, अब मेरे को अभी डेटा नहीं है, निकालना पड़ेगा. पिछले 1.5 साल 3 साल में कब 1,30,000 करोड़ की खरीदारी की थी डीआईएस ने, देखिए. मेरा मानना है कि जीरो. बट आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम द एक्चुअल नंबर, बट मेरा मन जहन में नहीं है कि कभी भी डीआईएस ने एक ही महीने में 1.25 लाख करोड़ खरीदारी की है कभी. शायद हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ये. सर मैंने डेटा देख लिया है 2021 तक का. हाँ, किसी महीने में ऐसा कभी नहीं हुआ है. केवल एक महीना है, वो मैं आपको बता देता हूं. वो महीना था अक्टूबर 2024 का, जहां पर उन्होंने 1 लाख की खरीदारी की थी. अक्टूबर 24, if you remember, that was the peak market. That was the peak month. That was the month that SIS started selling. Yes, तो उस समय उन्होंने कवर करने के लिए किया था. उसके बाद एवरेज कभी भी 25-30 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं था. सो ये सिग्नल भी पढ़ना पड़ेगा हमें कि डीआईएस की कितनी ताकत रहेगी इसके बाद डिफेंड करने को. तो इसलिए वॉर की सिचुएशन में अभी इतनी भयंकर अनसर्टेनिटी है कि मेरा जो सिचुएशन में है, आपने पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आपकी दो सेकंड क्वेश्चन थी रिस्क मैनेजमेंट वाली क्वेश्चन थी, करेक्ट? यस. तो रिस्क मैनेजमेंट में अभी क्या करना है भैया? बिल्ली घर से निकल चुकी है, अभी क्या रिस्क मैनेज करोगे? घर से निकलने के पहले करना था रिस्क मैनेजमेंट. अभी नुकसान हुआ है, अब कौन सा रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क तो मैंने झेल लिया, रिस्क तो इसका असर तो पड़ गया, क्या रिस्क मैनेजमेंट? अब गिरावट हुआ है, आपका क्या है, अभी 2 साल का आपका कोई रिटर्न नहीं बना होगा मार्केट से. तो अब जो इन्वेस्टर 3 साल 4 साल पहले जो है थोड़ा बहुत उसको जो पैसा बनाया है,
उसको भी बुक प्रॉफिट करके निकलने की अब ये सलाह देंगे तो क्या करेंगे उनके पैसे से? बैंक डिपॉजिट में डाल के रखेंगे क्या? और जब मार्केट वापस बढ़ेगी तब ओके, फर्स्ट 5% ऑफ द राइस जाने दो, फर्स्ट 10% राइस जाने दो, उसके बाद हम कॉन्फिडेंटली वापस आएंगे। ये सोच हो सकती है रिस्क मैनेजमेंट की। मगर मेरा मानना है कि risk management has to be in place before the risk occurs, not after the risk has come. क्योंकि देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक सॉल्यूशन का जो भी, इवन इफ देयर इज अ 1 to 5% चांस दैट द वॉर कैन एंड एंड द 3 पार्टीज इन्वॉल्व के लिए कुछ ना कुछ एक विक्ट्री की तरह दिखाने के लिए अपनी वोट बैंक के लिए सामने आ जाती है, तो वॉर खत्म हो सकती है। तो दैट पॉसिबिलिटी, इट मे बी वेरी स्मॉल परसेंटेज, स्मॉल प्रोबेबिलिटी, बट इट रिमेन्स। तो मेरे सलाह यही है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आपके शो में भी कह चुका हूं, कि यू डिप्लॉय योर फ्री कैश एट 1% पर डे। इनफैक्ट अभी वक्त है कि यू कैन मेक दैट 1 to 1.25% पर डे, बिकॉज मेरा जो 1% डे है, हर महीने में 20 दिन समझिए मार्केट डेज है रफली, छुट्टी नहीं है तो 20 दिन माने अब 20% आप एक महीने में डालोगे तो 5 महीने तक आपका पैसा धीरे धीरे मार्केट में डलता रहेगा, राइट? करेक्ट। तो रादर देन टाइम द मार्केट, आपकी जो पोर्टफोलियो थी बिफोर द मार्केट, जो आपने सोच समझ के अपने फ्यूचर नीड्स के लिए गोल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग सब करा के जैसे भी आपने किया था, क्योंकि तब वॉर का कोई नामो निशान नहीं था सामने, उसी बेसिस पे कंटिन्यू रहिए। एक ना एक दिन वो वापस उस स्थिति में आएगी। प्रॉब्लम है कि कब आएगी पता नहीं, बीच में और भी गिरावट आ सकती है, मगर किसी के हाथ में नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अरे भाई ये हफ्ते में ये गिरावट होने के बाद ये बाउंस बैक होगा, नहीं। और सेक्टर पिकिंग इससे भी बहुत हानिकारक है। एक मिनट आप सेक्टर रोल स्लाइड की परफॉर्मेंस में जाइए जी। जो नॉर्मली माना जाता है क्या कि डिफेंस और बैंकिंग न्यूट्रल स्ट्रोक पॉजिटिव टू द वॉर है। सबसे गिरावट डिफेंस में आई है, सबसे ज्यादा गिरावट पीएसयू बैंक्स में आया है, 4% की गिरावट। रियलिटी का समझ सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, राइट? बट डिफेंस में क्या हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी रिस्की। अब आईटी का बात लिया आपने, अरे आईटी का राइज जो था फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में था, लास्ट डे को जब करेक्ट हुआ था आईटी भी करेक्ट हुई थी, कम करेक्ट हुई थी। तो रिस्क मैनेजमेंट ये नहीं कि मैं जाके डालूं मगर कम नुकसान झेल लूं। अरे आपको नुकसान से डरे तो कुछ किया मत, करें मत ना। मगर अगर आपको ट्रूली रिस्क मैनेज करना है तो एवरेजिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क दोनों तरफा होता है ना। मीन मार्केट राइज एंड मार्केट फॉल दोनों एक डिविएशन 3 होते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का डेफिनेशन। तो मेरा मानना है कि कोई मैं फर्क नहीं करूंगा कि 4 अगर बॉक्सेस में मैं डालूं कि एक आउटलुक शॉर्ट टर्म है और ये में और आउटलुक लॉन्ग टर्म है, और एक आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक और मॉडरेट इन्वेस्टर है। 4 बॉक्सेस में ये डालते हैं। मैं क्यों शॉर्ट टर्म आउटलुक बोल रहा हूं, मैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर या स्पेकुलेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म आउटलुक इसीलिए क्योंकि अगर आपने 10 साल पहले या 5 साल पहले मार्केट में पैसा लगाया था, क्योंकि ये अगले 3 महीने में आपकी बेटी की शादी ही लाइकली है, या आपकी कोई बेटे का फॉरेन में जाना है तो फीस भरने का आपने प्लान किया है, इस वक्त में आ रही है, वो अगले 3 से 6 महीने में अगर पैसे की जरूरत है आपको, तो उसको मैं कहता हूं एक शॉर्ट टर्म आउटलुक वाले, जिन्होंने निवेश किया था लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सालों पहले, और अब वो वक्त इसके लिए आपने निवेश किया था वो अभी सामने आ चुका है, मानी अगले 3 से 6 महीने में। ऐसे व्यक्ति को मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुक करके उसको लिक्विड फंड या आर्बिट्रेज फंड में डाल दीजिए। आप अग्रेसिव हो, मॉडरेट हो, डजंट मैटर। इफ फॉर अदर रीजंस आपका आउटलुक शॉर्ट टर्म है, क्योंकि पैसे की जरूरत है जिसके लिए आपने निवेश किया था, तो आप रिस्क मत लीजिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इज दैट बेस्ट इज दैट आप मूव आउट ऑफ द मार्केट, put it in arbitrage or in liquid fund, so that the day that you actually need the money you can withdraw from that fund. Okay, correct. now suppose आपका आउटलुक मीडियम टर्म का है, यानी अब से
साल 1.5 साल के बाद। ओके, तो आप अग्रेसिव हो या मॉडरेट हो, इसमें डिपेंड होता है। मॉडरेट हो तो चुप बैठिए, कुछ मत कीजिए। डोंट थ्रो मोर गुड मनी आफ्टर बैड, बिकॉज आप मॉडरेट हो तो इसके नाते आपको वॉलिटिलिटी बिल्कुल झेलना नहीं आता है। आप उसके आपकी मेंटालिटी ऐसे है, इसमें गलत या सही की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग इमोशनल डिस्पेंसेशन से आता है ना। तो अगर आपका जहन में थोड़ा भी वॉलिटिलिटी झेलने की शक्ति नहीं है, यानी आप मॉडरेट इन्वेस्टर है, तो आप चुप बैठिए, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए है। मार्केट रिकवर होगा इस गिरावट के बाद भी। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं तो सिंपल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मगर आप सोचिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, 2008 की बात, 8 जनवरी, अब कितना हुआ, 16 साल, राइट। आपने मार्केट की टॉप था 21,000 सेंसेक्स, मार्केट का बॉटम था 8,000 सेंसेक्स। आपने कुछ नहीं किया तो 21,000 से 3 गुना बढ़ गया ना, 3.5 गुना आपका पैसा बढ़ गया सेंसेक्स में ही, राइट। और 8,000 थे तो आपको 9 गुना बढ़ गया, मगर वो 21 से 8 तक आपको रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए एवरेज करने का। सो 21 से 8 किसी ने एवरेज किया थोड़ा बहुत उसका एडिशनल कैश लेकर, तो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट कम होती, इट वोंट बी 21, इट मे हैव बीन 18। So 18 से 4 times Sensex has multiplied, करेक्ट। तो मेरा मानना है कि इवन द 26,200 जो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, वहां से अगले 5 साल में निफ्टी विल गो एटलीस्ट 2 times to 3 times, so you will get some decent return। तो एज अ मॉडरेट इन्वेस्टर आपको बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट है कि आप जाके टेम्पर मत कीजिए, अब जाके रिस्की एसेट्स जो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी थे उसको बेचकर अभी सेफ एसेट्स को खरीदें, बिकॉज आप नुकसान को और बढ़ा रहे हैं। बिकॉज जो बढ़ेगी रिस्की एसेट्स ही वापस बढ़ेगी जब वॉर का सीन खत्म होता है, शायद वो साल के बाद होगा, परवाह नहीं, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, चुप बैठिए। और फ्रेश कैश हाथ में हो तो नहीं लगाइए, क्योंकि आपके पास वॉल्टी झेलने की क्षमता नहीं है एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, कैश को रखिए बैंक डिपॉजिट में, फ्रेश कैश को मार्केट में डालिए मत, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी सेफ सेक्टर नहीं है। क्योंकि बैंक्स की हालत क्यों खराब है, बैंक्स की हालत खराब है क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इंडियन इंटरेस्ट रेट्स भी 6.8 पे बढ़ गए, तो बैंक्स के लिए मार्क टू मार्केट लॉस होगा उनके पोर्टफोलियो में। और आरबीआई को कोई भी रेट हाइक का पहले होप था, वो गया चला, तो बैंक्स की वैल्यूएशन में ये दिक्कत आ गई है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट। सेकेंड थिंग प्रॉब्लम क्या है बैंक्स में कि 35% ऑफ द इंडेक्स है, तो कोई भी पैसिव फंड इंडिया के बाहर से बेच रहा है तो बैंक्स ऑटोमेटिकली 30% ऑफ द सेल अकाउंट करते हैं। इट इज नथिंग डू विद गुड और द बैड बैंक, क्योंकि पैसिव फंड जब बेचते हैं पूरी इंडेक्स को बेचती है, सो बैंक्स आर गेटिंग हर्ट, दे आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग। तो कहां से आप सेफ ढूंढेंगे? कोई बोलेगा कि अरे वॉर के टाइम में डिफेंस अच्छा करेगा, कहां से अच्छा करेगा, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो ये सब के पीछे जाकर मेरी पोर्टफोलियो में अभी मैं डिफेंस ऐड करूंगा, बैंक्स ऐड करूंगा, पेंट को अवॉइड करूंगा, टायर को अवॉइड, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, बिकॉज वॉर इज सच अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी जहां पर इंडिया सेल इंडिया का स्टोरी चल रहा है। तो निफ्टी का वेटेज जिसमें चलेगा, जहां पे प्रॉफिट बना है वहीं पे प्रॉफिट बुक होगा। क्योंकि तीसरी बात जो बैंक में गिरावट आ रही है, क्योंकि पीएसयू बैंक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रही है 1 साल 1.5 साल में, तो नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग भी उधर ही हो रहा है। वेयरएज वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रही है आईटी और रियल्टी अभी भी वर्स्ट परफॉर्मिंग है। तो यू कांट से कि वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर को मैंने बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में वॉलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में उसकी हालत और भी खराब है, तो वर्स्ट हो रही है। तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर के नाते आप बिल्कुल चुप बैठिए, आपके कैश को सेफ जोन में रखिए, और जब मार्केट का टर्न होता है, वॉर खत्म होती है, चाहे आप बस 10-15% ऑफ द राइस को मिस भी करें, परवाह नहीं, उसके बाद घुसिए, बिकॉज दिस इज टू ट्यून योर पोर्टफोलियो टू रिस्क मैनेजमेंट इन योर माइंड, क्योंकि रिस्क लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। भैया मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? एक अग्रेसिव इन्वेस्टर कहेगा मैं रिस्क को झेलूंगा, मगर मुझे एंड ऑफ द डे रिटर्न चाहिए जो कॉम्पेंसेट करते हैं रिस्क के लिए। वेयरएज मॉडरेट रिस्क कहता है मुझे रिस्क नहीं चाहिए मगर डिसेंट रिटर्न चाहिए, तो उसके हिसाब से भी रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। तो मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए आप मार्केट में फ्रेश पैसा मत डालिए,
बट जो पैसा लगाया है उसको निकालिए भी मत, जस्ट कीप क्वाइट, छुट्टी लीजिए, मार्केट बंद कर दिया, अपना एनएवी देखना बंद कर दिए, कीप क्वाइट, वेट, सी द न्यूज, ट्रम्प एंटरटेनमेंट चैनल चालू है, देखते रहिए उसको और कुछ मत करिए। मेरे साथ एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो वही उसके लिए मेरी सलाह जो थी ना वो सेम है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आप वो 1% अगर लगाया, अभी 20 मार्केट के दिन 20 दिन हो गए वॉर की शुरुआत से आज तक, राइट, तो आपने 20% लगाया होगा, आपने मेरी बात सुनी है तो अब आप उसको 1.25 पर डे इंक्रीज कीजिए, क्योंकि अब गिरावट के बाद सेफ्टी जोन इंप्रूव हो गया है। इतना भयंकर गिरावट और आएगा उतना प्रोबेबिलिटी फैक्टर कम हुआ है। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, अभी आपने बताया कि 10% गिरावट, बट एक्चुअली मार्केट में लाइफ टाइम हाई जो था इसी साल में हुआ था ना 26,200, तो 26,200 टू 22,000 क्या है अभी निफ्टी, 22,700 800 है, 23,800 अभी चल रहा है और 26,400 का हाई था। हाँ, तो आई एम जस्ट सेइंग वो परसेंटेज फॉल कितना था, वो भी मोर देन 10% होगा। ये तो जस्ट दिस वीक इस मंथ का पता है आपने, 23 और 3, आप मान लीजिए 3,500 पॉइंट गिरा है तो 26,000 3.5 पॉइंट 10-11% ही हो, 10%, 10.9%। तो मेरा मानना है कि अब और 10% अगर गिरा तो यहाँ से 2,300 पॉइंट सबको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी निफ्टी का 19,000 का लेवल होगा, राइट? यस। तो एट 19,000 तो हमारी वैल्यूएशंस तो भयंकर अट्रैक्टिव हो जाएंगे ना। यस। तो मेरा मानना है कि वी आर क्लोजर टू दैट बॉटम, इट कुड बी अनदर 10% फॉल, आई एम नॉट सेइंग दैट इट कैन नॉट, बट एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर आपको रिवर्स कैस्केडिंग फिलॉसफी फॉलो करना है। इनिशियली 1% लगाया, अब 10% गिरा गया है, अब आप 1.25% पर डे लगाइए, और 5-6% गिरेगा तो उसको 1.5% बताइए ना, बिकॉज यू बाई मोर एट अ लोअर एंड लोअर प्राइस, दैट इज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स आउटलुक, बिकॉज उसको चाहिए रिवॉर्ड फॉर द रिस्क। So for him, risk management is how do I take advantage of the fall to make maximum returns? Because when the recovery happens, बाकी lifetime high के आने से पहले ही उसका break even हो जाएगा ना। Correct. तो मेरी risk management strategy is based not on the market, but is based on the individual and the short term versus long term and moderate versus aggressive. उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट इस मार्केट में आपको करना चाहिए। अब सर तीसरा सवाल है जो कि गोल्ड 5600 का हाई बनाने के बाद अब वो गिरते गिरते 45-4400 के आसपास आ गया, अच्छी खासी $1,000 की कमजोरी हो गई है, चूंकि ऑलरेडी चला भी बहुत ज्यादा था तो वहां से करेक्शन हो गया। तो जो लोगों ने अपना एलोकेशन कर रखा था उनमें से कई लोगों का ये सवाल है, पूछना है कि नीचे आया क्या और एलोकेशन करें उसमें क्या या छोड़ दें? तो जिन्होंने भी गोल्ड में ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, राइट, उनको जरूर करना चाहिए, बिकॉज सेम मेरी जो फिलॉसफी इक्विटी मार्केट के करेक्शन के बारे में थी कि अभी करेक्शन हो रहा है तो 1-1% डालिए, तो मेरा गोल्ड के ऊपर भी सिमिलर व्यू है, ओके, क्योंकि ये गोल्ड का करेक्शन अगेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर। अब नॉर्मली गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता था और सेफ्टी के टाइम में गोल्ड बढ़ता था, इस बार नहीं हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका एक हेडिंग में दूंगा, डैश फॉर कैश, बिकॉज इक्विटी मार्केट में करेक्शन इतनी आई तो मार्जिन कॉल्स को मीट करने के लिए जहां पे प्रॉफिट था उनको वो बुक करना था, बिकॉज बोथ आर स्पेकुलेटिव मार्केट्स। इक्विटी में भी वो स्पेकुलेट कर रहे थे मार्जिन ट्रेडिंग और गोल्ड में भी वो स्पेकुलेटिव कर रहे थे, तो उन्होंने वो स्पेकुलेशन को इधर अनवाइंड किया एट अ प्रॉफिट और मार्जिन कॉल्स को मीट किया, नंबर 1। नंबर 2 रीजन क्या है, मैंने शो के बिगिनिंग में बताया ना, अब ऑयल फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं यही स्पेकुलेटर्स, अब गोल्ड से उनको ऑयल की फ्यूचर में वो सेम पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ मच मोर एक्टिव मार्केट टू प्ले। तो गोल्ड में हो गया उनका प्रॉफिट, जो भी किया उन्होंने ट्रेडिंग के जरिए, अब वो ऑयल कमोडिटी मार्केट में प्ले कर रहे हैं, वो सेकंड कारण है। तीसरा कारण जो है गोल्ड के पीछे वो ये है कि बिकॉज ऑफ द रीसेंट है, ये फेड का हॉकिश होल्ड तो रीसेंट बात है, मगर वॉर की शुरुआत में ही आप देखें तो एज अ सेफ जोन डॉलर वाज लुकिंग लाइक अ मोर ऑफ अ सेफ असेट देन गोल्ड,
because dollar was weak. It had gone down to 90 DXY before, right? और जब कोई सेफ हेवन ढूंढता है, एक सेफ हेवन जो गोल्ड है वो ऑलरेडी ज्यादा बढ़ चुका है, तो प्राइस रिस्क आ गया गोल्ड में. गोल्ड एज अ कमोडिटी सेफ है, यानी उसका कोई अर्निंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, एंड लिमिटेड सप्लाई है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ सेफ असेट. क्योंकि हर व्यक्ति वॉलेटाइल टाइम्स में, हाइपर इन्फ्लेशन टाइम्स में गोल्ड की ओर जाता है. पर अब तो गोल्ड के लिए वो रैली हो चुकी थी, तो प्राइस इतना बढ़ गया था, तो उस हाइट से जो कहते हैं ना टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से अभी उसका और बढ़ना मुश्किल दिख रहा था. तो पीपल सोचा कि अब डॉलर सेफर एसेट है, बिकॉज 4% प्लस मुझे इंटरेस्ट यील्ड मिल रहा है डॉलर के इन्वेस्टमेंट में. सो दैट इज सेफर एसेट. सो इसलिए डॉलर इंडेक्स भाग दौड़ के अब 9900 के पास आ गई. तो दैट इज अ थर्ड रीजन, द फ्लाइट टू डॉलर. So first was dash for cash, second was shifting of the commodity commodity के speculators from gold market to, और सिल्वर का सिमिलर स्टोरी है भैया. ओके, सो क्या है कि सिल्वर बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड है, और जब इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण सिल्वर तेजी से बढ़ रही थी, अब क्या हुआ कि ये जो ऑयल प्राइस के हाइक्स के कारण इंडस्ट्रियल डिमांड कूल डाउन होएगा, तो नेचुरली सिल्वर का एक नेगेटिव है वो. तो इसलिए सिल्वर की फॉल और भी भयंकर थी कंपेयर टू गोल्ड. ओके, सिमिलर, जस्ट टू एड्रेस दैट इशू. तो ये सब हो गए ना. तो अब गोल्ड में मैं क्यों कह रहा हूं कि निवेश करो, एक तो उसके हाई से करेक्शन हुआ है, मगर मोर इंपॉर्टेंटली गोल्ड का जो अल्टीमेट कारण था राइज का, वो अभी बाहर निकला नहीं है. वो था डी डॉलराइजेशन का मूव. तो जैसे ही वॉर खत्म होती है, वो वाला जो एक सॉवरेन वेल्थ फंड और सेंट्रल बैंकर्स का गोल्ड खरीदने का जो सिलसिला था, वो जारी रहेगा, वो वापस आएगा. तो इसलिए मेरा मानना है कि वॉर के बाद गोल्ड विल अगेन अस्यूम नॉट सेफ हेवन बट अ चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव करेंसी. तो गोल्ड had effectively become an alternative currency to dollar. तो जो डी डॉलराइजेशन कहते हैं उसका बेनिफिट ही गोल्ड को आया. तो गोल्ड वाज लिटरली लाइक अ करेंसी. तो वो फैक्टर कहीं गया नहीं है, बिकॉज ये वॉर खत्म होने के बाद भी ट्रम्प रहेंगे, और वो अमेरिका की जो डेफिसिट की स्टोरी है वो भयंकर है अभी. और अभी ट्रम्प ने पूछा है $200 बिलियन वॉर फाइट करने के लिए. पैसा कहां पे है उनके पास? ऑलरेडी उनकी डेट टू जीडीपी तो 125 को पार कर चुकी है. तो डॉलर का ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथनिंग का स्टोरी है. डॉलर की मैं वीकनिंग स्टोरी देख रहा हूं वंस द वॉर सेटल्स. ओके, तो मेरा मानना है कि गोल्ड इज आल्सो गुड टू स्लोली अक्यूमुलेट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज करेक्शन हो गया है. तो आपका भी गोल्ड का जो, जैसा ही मैंने कहा, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं गोल्ड में, वो गोल्ड खरीद सकते हैं. मगर अगर वॉर के पहले तक आपने गोल्ड को खरीदा ही नहीं, तो अब मत घुसिए गोल्ड में, बिकॉज गोल्ड का नेचुरल वॉर के टाइम में और कितना गिरेगा ये भी हमें पता नहीं है. तो इफ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इन दैट एसेट क्लास बिफोर, दिस इज नॉट द टाइम टू एंटर, बिकॉज इस टाइम में वॉर का डायरेक्ट कोरिलेशन विद सेफ हेवन गोल्ड इज नॉट देयर. सो अगर आपने इतनी दिनों से गोल्ड पे नहीं निवेश किया, जो भी कारण हो सकता है, तो अभी मत घुसिए. दिस इज द रॉन्ग टाइम टू मेक एनी एसेट एलोकेशन चेंज. वही मैं कह रहा हूँ. अभी तक ने अपने गोल्ड में उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो अभी जाके मत खरीदिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू इन गोल्ड टिल द वॉर इज देयर. ऊपर नीचे होगा, मगर वॉर के खत्म होते ही मैं वापस गोल्ड में भी रिकवरी देख रहा हूँ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डीडॉलराइजेशन मूव. तो वो चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू मी. और मैंने देखा कि लास्ट ईयर का डेटा भी ऑलमोस्ट 850 टन ऑफ गोल्ड सेंट्रल बैंकर्स ने खरीदा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में देखा तो 3 साल से 1000 टन, बट लास्ट ईयर इट वाज 850 टन. सो उनकी बाइंग ऑफ गोल्ड कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग. ये स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट हैड टेकन अप गोल्ड वेरी शार्पली, और द फॉल इन दैट स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ द नीड टू कवर मार्जिन इन इक्विटी, इसके कारण गोल्ड में अनवाइंडिंग हुआ पोजीशंस का, लॉन्ग पोजीशंस का. तो दैट लेड टू गोल्ड फॉल इन वॉलेटिलिटी. अभी और कुछ भी अनवाइंडिंग हो सकता है, शायद हो सकता है, वो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि कमोडिटी मार्केट का ना कोई अर्निंग्स है टू से दिस वैल्यूएशन इज राइट और रॉन्ग. और बहुत सारे जो इंटरनेशनल
ब्रोकिंग हाउसेस और ये है वो अभी भी गोल्ड का टारगेट ही रख रहे हैं फॉर द एंड ऑफ द ईयर। तो मेरा मानना है कि इफ यू आर ऑलरेडी एन इन्वेस्टर इन गोल्ड तो कंटिन्यू टू स्टैगर एंड अक्यूमुलेट गोल्ड राइट थ्रू द वर्ल्ड। वेरी ट्रू। सो दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका बहुत एलेबोरेटिव आंसर आपको मिला है कि रिस्क कैसे इस समय आप मैनेज करें, बहुत ही शानदार। और वॉर कब खत्म होगा ये तो हमको ही नहीं पता, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी आपको पता है। और गोल्ड पे बिल्कुल क्लियर कट रहा है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो एवरेज कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। नहीं खरीदा अब तक तो मत घुसिए, लेट इट सेटल डाउन फर्स्ट, यू और रुक जाए तब देखना उसमें। तो ये इस वक्त की स्ट्रेटजी है। कैसी मार्केट खुलेगी, चूंकि अगला हफ्ता भी बहुत ट्रंकेटेड है, 2 छुट्टियां अगले हफ्ते, केवल 3 ट्रेडिंग सेशन है, और हर छुट्टी के दिन लोगों की धक धक होती है, क्योंकि अब वहां से कुछ ट्वीट आता है, लोग कुछ बोलते हैं, तो आपको लगता है अरे यार पता नहीं कैसे खुलेगा। तो अगले हफ्ते आपकी धड़कनें और तेज और रहने वाली हैं। धीरज जी, एक चीज जी हुआ है अभी कि हमारी छुट्टी से कुछ नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि एक गिफ्ट निफ्टी चलती है ना उधर। यस। तो गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर जैसा पता लगता है। तो हर रोज अब लोग क्या देखते हैं, ऑयल का प्राइस देखते हैं और गिफ्ट निफ्टी का देखते हैं। दो दोनों हमारे मार्केट क्लोज हो तो भी उधर कुछ ना कुछ ट्रेडिंग चलती रहती है। क्रूड जो है और गोल्ड जो है वो 23 घंटे ट्रेड हो रहे हैं। तो Yes. अब रात में बंद हो जाता है, आदमी क्रूड देखता रहता है कहाँ जाएगा। अच्छा, फ्राइडे की छुट्टी ग्लोबल है। तो फ्राइडे की उसमें तो छुट्टी और global समस्या है। है कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तक पता नहीं क्या क्या ट्वीट आएंगे, और आप सोमवार को सीधे मार्केट खोले। तो अगले हफ्ते आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल की धड़कनें आपकी बढ़ी हुई रह सकती हैं। तो ये थी आज की चर्चा, काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे। और छोटा हफ्ता है तो बहुत कुछ आपको जो हमने पुराने शोज किए हैं सर के साथ उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो टाइम इमेमोरियल है, उसमें जरूरी नहीं कि वो अगले हफ्ते आपको ही वो पता था, क्योंकि हमने 3 सिनेरियो पेंट किया था, उसमें एक्चुअली हम लोग अब सेकंड सिनेरियो को पार करने वाले हैं, थर्ड सिनेरियो में जाने वाले हैं। तो उसको देखिएगा, उसको समझिए। और लास्ट वीक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एफआईआईज क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं वो डेटा के साथ, तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा। और आज का शो तो आप देखेंगे। सर थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्योंकि काफी जो है धड़कने तो लोगों की बड़ी रहती है क्रूड के प्राइस देख देख के। थैंक यू।